हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, फंक्शंस। यहाँ से ना हमारी असल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। अभी तक आप ये देखें कि आपने जो प्रोग्रामिंग पढ़ी है, आपने अभी सिर्फ प्रोग्रामिंग के अल्फ़ाबेट्स एबीसी सीखी है। अभी जो असल प्रोग्रामिंग है ना, वो इसके बाद आनी है। यहाँ से आगे शुरू हो जाती है प्रोग्रामिंग। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग, यहाँ से आपने खुद अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना होता है प्रोग्राम्स के अंदर। तो आपने ये बहुत डिटेल में पढ़ लिया होगा, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को यूज़ कैसे करते हैं, फंक्शंस के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं। फंक्शंस में जो है ना वो हम फंक्शंस की ओवरलोडिंग करते हैं, फंक्शंस के आर्गुमेंट्स हैं, बेशुमार कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसके अंदर हैं। अब आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। अभी हम जो बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, वो बेसिक्स होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, आप उसको कैसे एवेलुएट करेंगे। फंक्शंस से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो आपको अंडरस्टैंड करने में कितनी परेशानी हो रही है, ये आपको इन वीडियोस को देख के भी आइडिया हो जाएगा। आपने अब जो क्वेश्चंस होंगे जो पहले किसी और अंदाज से देख रहे थे, अब आपको किसी और अंदाज से पूछे जाएंगे, और फिर आप कंपेयर कीजिएगा उसमें कि आपको जैसे आपने सोचा हुआ था ये वैसा नहीं आ रहा, बल्कि अब ये किसी और अंदाज में क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि पास्ट पेपर में ये क्वेश्चंस किसी और स्ट्रक्चर से दिए जाते थे, लेकिन अब इनका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, और वो किस कैटेगरी का है, और हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे एवेलुएट करते हैं। तो अपनी पहली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ये कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बेस है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको बहुत ही केयरफुली ये देखना है कि ग्लोबल वेरिएबल क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ नहीं करते। हम हर वेरिएबल को ग्लोबली क्यों यूज़ नहीं करते, हम कुछ वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल क्यों बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज से ही पता लग जाएंगी। व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन सम टाइम आपको दोनों चीज़ें इकट्ठी पूछी जाती हैं यहाँ पे कि उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो पहले मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल, आप जब एक प्रोग्राम बनाएंगे तो ग्लोबल वेरिएबल उसके अंदर बनेगा कैसे, हाउ वी कैन क्रिएट। तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ताकि आप उसके बाद फिर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो आपको ये पता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो वॉइड मेन से हम अपना एक्चुअल प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब वॉइड मेन के अंदर आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वाई, फिर एक्स में आपने कोई वैल्यू असाइन कर दी, वाई में भी कोई वैल्यू असाइन कर दी। फिर उसके बाद आप इन वैल्यूज़ को चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। आप इनको चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये आपने वैल्यूज़ लिख ली। अच्छा, आपको अब ये देखना है कि ग्लोबल वेरिएबल हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं। ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं, ये ग्लोबल नहीं बल्कि ये लोकल वेरिएबल है। तो ग्लोबल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया जाएगा? ग्लोबल वेरिएबल हम मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको इनिशियलाइज कर दें और आप चाहें तो इसको इनिशियलाइज ना करें। हम इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते हैं कि इसका एक एडवांटेज क्या है और इसका एक डिसएडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस इन all other functions थ्रू आउट द प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। और ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज में मैं एक एडवांटेज यहाँ पे लिखता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल जो है इट रिमेन्स इन मेमोरी। ये मेमोरी में मौजूद रहता है अनटिल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ये मेमोरी के अंदर मौजूद रहेगा, अपनी स्पेस कंज्यूम कर रखेगा। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज दैट स्पेस
for any other purpose. Because its lifetime is equal to प्रोग्राम, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम होता है वो प्रोग्राम के इक्वल होता है। जब तक हमारा प्रोग्राम रैम के अंदर मौजूद है तब तक ये मेमोरी कंज्यूम करके रखेगा और वो मेमोरी फिर हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक इसका एडवांटेज है और एक इसका डिसएडवांटेज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, बस आप एक एडवांटेज लिख दें और एक डिसएडवांटेज लिख दें। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो और आपको आइडिया हो। अब अगर मैंने यहाँ पे इसके बाद भी कोई बनाया हो फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी फंक्शन क्रिएट किया हुआ है और उस फंक्शन के अंदर मैं चाहूँ तो प्रिंटफ करके, प्रिंटफ तो यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, सी आउट लिखेंगे, सी आउट, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो ए प्रिंट करवा सकता हूँ। तो अब ये जो ए है वो इस फंक्शन में तो नहीं है लेकिन वो ग्लोबल बना हुआ है, तो ग्लोबल होने की वजह से उसका स्कोप जो है वो हर फंक्शन के अंदर होता है। आप उसको मेन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको चाहें तो ए फंक्शन जो हमने यहाँ पे भी डिफाइन किया उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ग्लोबल वेरिएबल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आगे देखते हैं हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कैसा है, राइट अ प्रोटोटाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, आपको उनके बारे में कुछ जो हैं वो प्रोटोटाइप्स डिक्लेयर करने हैं, आपको फंक्शंस डिक्लेयर करने हैं। तो स्टूडेंट ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यू हैव टू राइट, आपको डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करके यहाँ पे फंक्शन को प्रोटोटाइप उसकी बनानी है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है उसको डिक्लेयर करना, फंक्शन की डिक्लेरेशन आपको करनी है। और 3 एग्जांपल हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है। तो एक एक लाइन का आंसर है, हम समझते हैं कि ये काम कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको जो है स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करके हमें एक एक फंक्शन जो है वो डिक्लेयर करना है। एक एक मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो ये अब आपको खुद देखना है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने होंगी, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है कि नहीं, उसके अंदर आर्गूमेंट्स पास करने हैं कि नहीं। तो देखते हैं कि हम इनको कैसे एवेलुएट करते हैं और इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। अ फंक्शन कॉल्ड वैल्यू विद नो पैरामीटर्स दैट रिटर्न एन इंटीजर्स। आप यहाँ पे देखिएगा कि एक फंक्शन कॉल्ड, फंक्शन का नाम क्या है वो यहाँ पे मेंशन है, फंक्शन का नाम है वैल्यू। अ फंक्शन कॉल्ड वैल्यू, तो हमने फंक्शन का नाम रखना होगा वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए भी लिख रहा हूँ कि ये हमारा फंक्शन का नेम है, ठीक है जी, दिस इज फंक्शन नेम। आगे लिखा हुआ है विद नो पैरामीटर्स, और इसमें आप कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर्स पास नहीं करेंगे। डेट रिटर्न एन इंटीजर, और उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो इंटीजर होगी। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, आप देखें। आपने लिखनी है रिटर्न टाइप इंटीजर, ठीक है, फंक्शन का नाम रखेंगे आप वैल्यू, और उसके बाद आपने पैरामीटर कोई भी पास नहीं करना, तो डेफिनेटली उसके अंदर वॉइड लिखना पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ेंगे आप इसको, ठीक है। कॉल करते वक्त खाली छोड़ा जाता है, जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लिखना पड़ता है आपको। तो ये हमारी पहली जो डिक्लेरेशन है वो हो गई। आगे हम बात करेंगे अब अपनी सेकंड डिक्लेरेशन की, अ फंक्शन कॉल्ड टेबल नंबर। तो ये जो टेबल नंबर है ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया, विद एन इंटीजर पैरामीटर वैल्यू। एक एक हम हमारा जो पैरामीटर है वो इंटीजर वैल्यू है, एंड अ फ्लोट पॉइंट पैरामीटर नंबर, और एक हमारे पास जो पैरामीटर है वो फ्लोटिंग पॉइंट है। द फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर, और फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, एक इंटीजर। तो इसका मतलब है कि पहले आपको इंटीजर रिटर्न करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमको रिटर्न करवाना है पहले INT, फिर उसके बाद टेबल फंक्शन का नाम लिखेंगे टेबल नंबर। ऐसे ही लिखना है आपको, जो कैपिटल वर्ड है वो कैपिटल लिखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल, आगे लिख देता हूँ नंबर, और उसके बाद अब हमने इसमें दो आर्गुमेंट पैरा पास करने हैं, एक इंटीजर टाइप का है और एक फ्लोट टाइप का है। तो पहला, क्योंकि इंटीजर लिखा हुआ है तो पहले हम लिखेंगे इंटीजर, और उसके बाद आप लिखेंगे कॉमा के बाद फ्लोट, और पेरेंथेसिस क्लोज करके आप सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमने जो प्रोटोटाइप है वो बना लिया है टेबल नंबर का।
अब आगे हमने बात करनी है अ फंक्शन कॉल्ड नेम विद टू करेक्टर्स पैरामीटर एंड रिटर्न अ करेक्टर। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखेंगे अ फंक्शन कॉल्ड नेम, यानी आपके फंक्शन का नाम क्या होगा, नेम। अब हमारे फंक्शन का नाम है नेम विद टू करेक्टर्स पैरामीटर्स, और इसमें आपको करेक्टर पैरामीटर जो है ना वो पास करने हैं। करेक्टर पैरामीटर का मतलब ये सिर्फ करेक्टर होंगे, ये अरे नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है। एंड रिटर्न्स आ करेक्टर, और रिटर्न भी करेक्टर करेगा। तो ये हम कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं जी स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पहले रिटर्न टाइप लिखनी है कैरेक्टर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CHAR। एक हमने रिटर्न टाइप कैरेक्टर लिख दी, और फंक्शन का नाम क्या है, नेम। ठीक हो गया। उसके बाद आपने टू करेक्टर पैरामीटर लिखने हैं, तो दो बार, एक बार कैर नहीं लिखेंगे आप, दो बार लिखेंगे। जितनी बार लिखना होता है उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार लिख दिया तो वो मल्टीपल टाइम कंसीडर हो जाएगा। ये आपको बताना पड़ता है यहाँ पे कि आपने कितनी बार कितने पैरामीटर पास करने हैं, 1 2 3 4 5 अप टू योर चॉइस। तो मैंने दो बार लिख दिया कैरेक्टर, और मैंने इसको कर दिया है क्लोज। तो ये हमने एक जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर किया है नेम नाम से, और उसके बाद हमने उसमें दो जो आर्गुमेंट हैं वो पास किए हैं, करेक्टर करेक्टर। और स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपने केयरफुली सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड है। इसमें आपको मतलब बुक से कोई चीज़ आपने ये नहीं है कि बस याद की और वो आप लिख दें यहाँ पे, या आपको ये कहा जाए कि आपने कोई एक एग्जाम्पल लिख देनी है इसकी। अब एग्जाम्पल तो फिर आपने बुक से याद की होंगी, वो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये खुद जनरेट करनी है, आपको बताया गया है कि करना क्या है। अब इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है वो आपको मैंने देखें अंडरलाइन करके बताया है कि आपने किस किस पॉइंट को कैसे अंडरलाइन करना है और किस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखेंगे। अच्छा, लिखना आपने बहुत ही थोड़ा है, आप ये देखें हमने लिखा क्या है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, एक आपने ये लाइन लिखी है, एक आपने ये वाली लाइन लिखी है, ठीक है, और एक आपने ये वाली लाइन लिखी है, और इन एक एक लाइन के एक एक मार्क्स है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि पेरेंथेसिस कब लगाने हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमे का क्या मतलब है, हम यहाँ पे कॉमा कैसे लगाते हैं, सेमीकोलन क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप में आपने सेमीकोलन लगाना होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना होता है। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना डिफिकल्ट है। मुझे उम्मीद है कि अभी हमने ये जो क्वेश्चन देखे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं बहुत। मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि यहाँ से आगे आपकी असल ग्रूमिंग जो है ना वो प्रोग्रामिंग की फिर आगे स्टार्ट होती है। जब हम आगे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्लासेस ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा आपके फंक्शंस के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि हर क्लास में एक फंक्शन बनाना होता है आपको। तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। तो डेट्स वाई यू हैव टू बी प्रैक्टिस। जितनी भी प्रैक्टिस करें वो काम है, इसके लिए जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो काम है, और ये आएगी प्रैक्टिस से। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने तीन चार लिखे हैं ये प्रैक्टिस करवाने के लिए हैं, ये प्रैक्टिस करवाने के लिए है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी उसमें अभी हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देखेंगे। अभी हमारे क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं। मैं अभी इसे इसके बाद एक और वीडियो में फर्दर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करूंगा। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंशाल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।